नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपकी मदद के लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर, ये समझा सके कहां आप निवेश कर सकते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं, या फिर फ्यूचर प्लानिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं अगर फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए तो आप इस शो में भेज सकते हैं। काफी सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल कीजिए yourmoney@nw18.com, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप #AskAwazYourMoney लिखकर अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल भी आप भेज सकते हैं। शो को लाइव भी देख सकते हैं। हमारे साथ हैं आज वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसकी आमतौर पर चर्चा नहीं होती, वो है कैश फ्लोज कि जो कैश फ्लोज होते हैं एग्जैक्टली इस टर्म के मायने क्या हैं, कैसे एनालाइज करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि सारा खेल कैश का ही है। फिर चाहे वो फ्यूचर प्लानिंग हो या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को या फिर एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस को मीट करना ही क्यों ना हो। तो एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, इन सब पर करते हैं बातचीत। तो पहले कैश फ्लो के बारे में समझना चाहेंगे। क्या मायने हैं इसके एक इंडिविजुअल के लिए अगर कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है तो? जी दीपाली, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है सभी निवेशकों के लिए। और तो बेसिकली जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं, अगर हम इसको सरल भाषा में बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम माइनस एक्सपेंसेस, वो आपका कैश फ्लो है। मतलब एक तरीके से आप देखते हैं कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आने वाली है और कब कब आने वाली है, और आपके एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं और कब कब होने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम जो है हमें दो तरीके से मिल सकती है। एक हमारी एक्टिव इनकम हो सकती है, एक हमारी पैसिव इनकम हो सकती है। एक्टिव इनकम में मतलब अगर हम सैलरीड क्लास है तो हमारी सैलरी जो आती है वो ऑब्वियसली, जो रेगुलर सैलरी के अलावा हमें अगर कोई साल में रेज मिलता है या हमें कोई बोनस मिलता है तो वो भी उसके अंदर शामिल होता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो ऑब्वियसली बिजनेस इनकम आती है। और अगर हम पैसिव इनकम की बात करें तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकती है। तो ये तो हो गया इनकम की साइड में। एक्सपेंसेस जैसा मैंने पहले कहा, वो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हमारे मंथली जो एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे घर चलाने के वो हो सकते हैं। हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस, वो हो सकती है। हमारी जो कमिटमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हो सकती है। या कोई ऐसा वन ऑफ एक्सपेंस भी हो सकता है कि हमने मान लीजिए अपने फैमिली के साथ कोई ट्रिप बनाया हो, वो एक्सपेंस आते हैं। तो कैश फ्लो जब हम बनाते हैं, जैसे मैंने कहा सिंपल भाषा में, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो कई तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एक लेखा जोखा है ये जानने के लिए कि आपकी इनकम हर महीने कितनी होगी, वन ऑफ इनकम कैसी होगी, लमसम कैसी होगी, और जो खर्चे होंगे जिस समय पे आएंगे अपार्ट फ्रॉम रेगुलर एक्सपेंसेस, वो उस समय पे हमारे पास कैश फ्लो हमारा मैच होता है कि नहीं। यानी जब हमें पैसे की जरूरत है तो उस समय पे वो पैसा हमारे पास होगा या नहीं होगा। तो सिंपल भाषा में ये हमारा कैश फ्लो है, और जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें मदद करता है ये देखने में कि हम ओवर स्पेंडिंग ना करें। क्योंकि आज जब जब इनफ्लोज, जैसा आपने कहा, सारा जो खेल है वो कैश का है। कितना इनफ्लोज है, कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, कहाँ हम खर्च कर रहे हैं, तो ओवर स्पेंडिंग है या कहाँ पे उसको कम किया जा सकता है, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है कि नहीं, या जो मेरे और जो गोल्स हैं वो है कि नहीं। और अगर कमी पड़ रही है तो उसको मैं पूरा कैसे करूं। तो जैसे हम जानते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाने की बात होती है, उसका मतलब वही है कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा मिसमैच होता है तो वो इमरजेंसी फंड से आप उसको पूरा कर सकते हैं। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। मुझे लगता है इवन अगर आपको एक सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है उसके लिए भी कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट सफल इन्वेस्टर बनने की ये है कि आपका जो फ्लो, जो कैश जो आता है आपके पास, जो इनकम, जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, वो अनइंटरप्टेडली चलना चाहिए। और वहां पे मुझे लगता है कैश फ्लो का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अपने घर के खर्चे, बाहर के खर्चों को मैनेज करना, अपनी आय के हिसाब से बची हुई रकम को निवेश करना, यही एक मैनेजमेंट कहलाता है। और कैश फ्लो को इसी तरीके से मैनेज करना चाहिए। कितनी आपकी आमदनी है, कितने आपके खर्चे हैं, कितना आपका नेट बैलेंस है, और उस बैलेंस से कैसे बाकी चीज़ें देखनी है। तो ये तो रही चलिए मैनेजमेंट की बात। अब बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। धवल पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धवल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, बताइए धवल, क्या क्वेश्चन है? मेरी अभी 2000 रुपये की SIP चल रही है और उसमें मेरे ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड के 1500, ब्लू चिप में 200 और स्मॉल कैप में भी 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट है।
और उसमें अभी मेरा टोटल कुछ 1,61,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। तो और मैं वो अपने बच्चे के लिए और एक ऐड करना चाहता हूँ, और 20 या 25 साल में टारगेट 1 करोड़ का है, तो सजेस्ट कीजिए। ओके, तो 20 से 25 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। फिलहाल 1900 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 1,60,000 इकट्ठा कर चुके हैं। 3 फंड्स रखे हुए हैं। आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप है इनके पास, इसके अलावा आईसीसी प्रू ब्लू चिप और आईसीसी प्रू स्मॉल कैप। मल्टी कैप में 1500 रुपए महीना है, बाकी दोनों स्टॉक्स में 200 रुपए महीना डाल रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए? जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके पास 20 साल 25 साल का समय है, जैसा उन्होंने कहा, काफी लंबा समय है। और ऐसे में अगर आपको कॉर्पस बनाना है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना थ्रू एसआईपी बहुत ही सही स्ट्रैटेजी है। तो आई थिंक इनकी शुरुआत काफी अच्छी है। बट अगर हम इनका टाइम होराइजन मान लीजिए 20 साल का मान के चलते हैं, तो और इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जो वैल्यू है उसकी 1,61,000 की, और 12% का अगर हम रिटर्न मान के चलते हैं तो करीब 8,500 की एसआईपी करनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि जितनी इन्वेस्टमेंट इनको करनी है, जितना वो कर रहे हैं, दोनों में गैप है। फॉर्चुनेटली इनके पास समय है, वो कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपनी एसआईपी को बढ़ाएं। तो ये तो हो गया किस तरीके से वो अपने टारगेट को अचीव करेंगे। अगर हम इनके फंड्स को देखें तो देखिए, 1900 रुपए की इनकी एसआईपी है, उसमें 3 फंड्स हैं। पहले तो फंड ज्यादा है, 1900 के लिए 3 फंड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तीनों के तीनों फंड आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के फंड हैं। तीनों की फंड की परफॉर्मेंस सही है, मैं कह दूं यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है हमेशा, क्योंकि इतने सारे फंड आपके पास अवेलेबल हैं, इतने सारे फंड मैनेजर्स हैं जो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी स्ट्रेटजी अलग है। तो एज एन इन्वेस्टर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनका भी फायदा उठाएं। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं कहूंगा कि अगर ये 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके तो शुरुआत में एटलीस्ट तो वो 2,000 हो जाएगी। और मैं चाहूंगा कि तीनों में से एक ही फंड रखें, जैसे आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड, वहां पे 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करें। बाकी जो फंड है, जब छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि आपको स्मॉल कैप और इस तरह के फंड को आपको शामिल करना चाहिए। और 1,000 जो है बाकी, वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे निपॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड है। ये 2 फंड से अपनी शुरुआत कीजिए। मैंने जैसा कहा, इनके पास गैप है, कोशिश करें उसको अमाउंट को बढ़ाने की। फंड्स बहुत ज्यादा मत रखें और पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में मत रखें। ओके, तो एक ही फंड हाउस में भी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए और ना ही कैटेगरीज में। डाइवर्सिफिकेशन कैटेगरीज के साथ साथ एएमसीज में भी होना चाहिए। इनफैक्ट इसके बारे में तो हम बार बार चर्चा करते हैं ही, तो उस बात का ध्यान रखें। रही बात आपके गोल की, तो 1900 रुपये की आप एसआईपी कर रहे हैं, आपको रकम बढ़ानी पड़ेगी लगभग 8,500 रुपये तक। एक साथ नहीं बढ़ा सकते, तो 20-25 साल का समय है, धीरे धीरे आप एलोकेशन बढ़ाइए अपने गोल को हासिल करने के लिए। पोर्टफोलियो बेहतर करने की जरूरत है। आप आईसीसी प्रू मल्टी कैप में 1,000 रुपये महीने की एसआईपी रखिए। निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप एक ऐड कीजिए, वहां भी 1,000 रुपये की एसआईपी रख सकते हैं। तो शुरुआत कीजिए इन 2-3 फंड्स के साथ, बाकी आप आगे जाते हुए एलोकेशन बढ़ाते रहिए। सागर हैं अगले कॉलर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सागर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय, गुड इवनिंग। तो मैंने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। गुड इवनिंग। आदित्य बिरला लाइफ डिजिटल में 5,000 का है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप में 5,000 का है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप में 2,000 का है। देन देयर इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट में 5,250 का है। एंड लेटेस्ट इज एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5,000। एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी REGGR करके एक है, जिसमें 5,000 मैंने डाला हुआ है। सो लगभग मेरा और आपका गोल क्या है? आई एम नॉट श्योर, बट रिटायरमेंट के कंसिडरेशन के हिसाब से आफ्टर 15 इयर्स इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट वुड बी द राइट अमाउंट। तो इफ एन एक्सपर्ट कैन गाइड मी कि कितना होना चाहिए, इफ माय अमाउंट इज लेस और इट शुड इंक्रीज इन अ सब्सटेंशियल अमाउंट। ओके, गॉट इट। तो पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो क्विकली मेंशन कर दूं। आदित्य बिरला न्यू मिलेनियम फंड, आदित्य बिरला का ही निफ्टी 150 इंडेक्स फंड इनके पास है। इसके अलावा इन्होंने लिया हुआ है एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, आईसीसी प्रू म्यूचुअल फंड। इन सभी फंड्स में तो ये डाल रहे हैं लगभग 5,000 रुपये महीना। इसके अलावा आईसीसी प्रू टेक में 5,250 रुपये महीना ये डाल रहे हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में 5,000 रुपये महीना और आदित्य बिरला में 2,000 रुपये महीना। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी फिलहाल हो चुकी है 14 लाख रुपए। 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट फिलहाल ही लेके चल रहे हैं। बट जानना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए आइडियली कितना पैसा काफ़ी रहेगा या क्या देखेंगे आगे जाते हुए? क्या सजेशन इनके लिए? देखिए दीपाली, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं
वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे, इनका अगर हम टाइम होराइजन मान के चले जो उनकी करंट इन्वेस्टमेंट है और जो पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू करीब 14 लाख रुपए, इसको अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 2.7 करोड़ का ये कॉर्पस बना पाएंगे, प्रोवाइडेड ये अपने प्रोसेस को अनइंटरप्टली कंटिन्यू करते रहें। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि कितना होना चाहिए, देखिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे हर निवेशक के लिए समझने के लिए, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स सागर के लिए भी, कि जब रिटायरमेंट का आप जब टारगेट बनाते हैं उसको हमेशा रिवाइज करने की जरूरत होती है। किसी भी स्टेज में बहुत डिफिकल्ट होगा ये जानना कि वाकई में हमें रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा लगेगा, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अपने करियर में ग्रो करते हैं, आपका लाइफस्टाइल बदलता है, आपकी इनकम बदलती है, तो जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट के बाद उस तरह का आप लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहेंगे। इंपॉर्टेंट होता है जल्दी से प्रोसेस को शुरुआत करना, एक रीजनेबल टारगेट लेके चलना और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने लाइफस्टाइल और अपनी इनकम को देखते हुए उसको आपको रिवाइज करना है। तो मुझे लगता है शुरुआत में जो, जैसा मैंने कहा कि अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 2.7 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। कुछ सालों के बाद जैसा उनका करियर यहाँ से ग्रो करता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टेज पे शायद आप पूरी तरीके से अंदाजा नहीं लगाएंगे। तो ऑब्वियसली हम हमेशा कहते हैं कि इन्फ्लेशन को कंसिडर कीजिए, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है और किसको आप मेंटेन करना चाहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर इनके पोर्टफोलियो पे आऊं तो इनके पास 2 आईटी फंड्स हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है। मेरा हमेशा ये मानना है कि आप अगर ऐसे निवेशक है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में कॉर्पस बनाना चाहते हो, तो ये जो सेक्टर और थीमेटिक फंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें पोटेंशियल नहीं है, उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि उनको मॉनिटरिंग करना, उनकी एंट्री एग्जिट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर कोई सेक्टर जिसमें पोटेंशियल है तो आप अगर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि शायद उसमें ऑलरेडी आपका एक हेल्दी एक्सपोजर ऑलरेडी है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 3 फंड्स हैं इनके, इसको अगर आप कंसीडर करेंगे, आप डिसकंटिन्यू करके जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उनके अंदर आप पैसा लगाइए। तो जैसे कोटक मल्टी कैप को आप ले सकते हैं, और दूसरा जो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। ये बहुत ही अच्छे फंड्स हैं, तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर देंगे और उसमें ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग भी फंड मैनेजर करते हैं। तो ये कुछ बदलाव आप कंसीडर कीजिए और जैसा मैंने कहा अपने टारगेट को थोड़ा समय के बाद फिर से रिवाइज कीजिए। ओके, चलिए, तो जो टारगेट आप लेके चल रहे हैं इनिशियली वो तो बहुत आसानी से हासिल हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। बाकी आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों करेंगे शामिल, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और कॉलर से। लीना दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। लीना, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग। अभी हमारी 18,000 की SIP चल रही है, जिसमें से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, कैनेरा रोबेको ब्लू चिप फंड 7,000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5,000 एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड 1,000। एंड मेरे हस्बैंड की एज है 48 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज अ अर्निंग मेंबर। तो 10 to 12 ईयर्स में हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2 करोड़ का। सो प्लीज सजेस्ट कि कितनी SIP और बढ़ानी चाहिए या कौन से नए फंड ऐड करने चाहिए, और अगर एग्जिस्टिंग फंड में स्टेप अप करना है SIP में तो कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो 18,000 की SIP चल रही है। अच्छा, एक चीज और बताइए लीना, ये पोर्टफोलियो आपने कब बनाया? कुछ वैल्यू इकट्ठा हुई है अभी फिलहाल पोर्टफोलियो में या फिर नहीं? अभी वैल्यू इकट्ठा हो गई है। अगर मैं टोटल, क्योंकि ये 2 और 3 इयर्स बैक ही मैंने स्टार्ट किया है हम लोगों ने, तो 4 लाख का हो गया है। ओके, तो 4 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 18,000 पर मंथ ही इन्वेस्ट कर रही हैं। 10 से 12 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। फंड्स इनके पास है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी 7,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 200 मोमेंटम 30,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000 ईच डाल रही हैं। क्या सजेशन इनके लिए? जी, आई थिंक पहले अगर इनकी टारगेट की बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि 10 से 12 साल में इनको 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, तो अगर हम 12 साल का समय मान के चले, क्योंकि थोड़ा ज्यादा समय देने से क्या होता है कि कंपाउंडिंग का और ज्यादा फायदा होता है आपको, तो अगर हम वो मान के चले और इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें करीब करीब 58 लाख का कुछ कॉर्पस बन पाएगा, तो काफी गैप है। और इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और यहाँ पे मैं 12% की रिटर्न मान के चल रहा हूँ, तो करीब 42,000 की एडिशनल SIP करनी होगी। यहाँ पे ऑफकोर्स जैसा मैंने अभी बताया कि 4 लाख उनके पास एडिशनल है, तो वो मैंने कंसीडर नहीं किया उसमें, तो थोड़ा सा आप 4-5 हजार रुपए से इसको कम कर सकते हो। बट ब्रॉडली डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्टफॉल है जो इनको बढ़ाना पड़ेगा। उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, कहने को 12 साल है,
लेकिन जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 6 साल होगा। तो डेफिनेटली इनको कोशिश करनी है कि या तो वो एक बार करके उसको अपने SIP को बढ़ाएं, या चाहे तो हर साल भी एक सर्टेन अमाउंट से उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो ये एक तरीका है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इनके पास एक लार्ज कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, राइट, और एक इंडेक्स फंड है और एक मोमेंटम फंड जो है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं एलोकेशन की बात करूं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल में, तो ज्यादातर पैसा जो है अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 85 में भी 90% पैसा जो है वो लार्ज कैप में है। देखिए, मार्केट के 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जब आप 12 साल के लिए SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आप तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर लें। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े एग्रेसिव ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप क्योंकि सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका जो वोलेटिलिटी रिस्क है वो काफी हद तक कम होता है। तो मैं चाहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव करें आप। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी फंड्स की जगह आपको दूसरे कैटेगरी ऑफ फंड्स आपको ऐड करने चाहिए, जैसे कोटक मल्टी कैप, वहां पे 5,000 कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में आप 5,000 कर सकते हैं, और निप्पॉन ग्रोथ जो एक मिड कैप फंड है उसमें 3,000 कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाइए, आपके पास समय है अभी। और क्योंकि जैसा हमने कहा यहाँ पे शॉर्टफॉल है, तो जब भी आपको पैसे बढ़ाने हो तो इन्हीं फंड में बढ़ाइए। मुझे लगता नहीं कि इसके बाद आपको इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी कोई फंड ऐड करने की जरूरत है, पर डेफिनेटली शॉर्टफॉल है, जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए और पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीअलाइन कीजिए ताकि तीनों सेगमेंट जो है मार्केट के उनका फायदा आपको हो सके। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब एक सवाल और लेते हैं ईमेल के थ्रू। जयराम ने सवाल भेजा है बेंगलुरु से। 61 साल इनकी उम्र है। 6 फंड्स में 30 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट ये करना चाहती हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इनको इनकम भी चाहिए। जानना चाहती हैं कि क्या कहाँ इन्वेस्ट करें और क्या स्ट्रैटेजी रखें, बताइए। देखिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि जो भी रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहता है स्पेशली मार्केट लिंक प्रोडक्ट से, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, स्पेशली अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं तो, क्योंकि कभी डिविडेंड कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, और ऑफ कोर्स तो वो कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी आती है उसके अंदर, कहीं ना कहीं आपका कैश फ्लो बिगड़ता है। SWP बहुत ही एक एफिशिएंट तरीका है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट में होने के बावजूद आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए वो पैसा आपको मिलता है। ऑफ कोर्स वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो रीजनेबल होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो जिस स्टेज पे वो है, तो जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं जहां पे डायनेमिकली एसेट एलोकेशन होता है इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज के बीच में, वो एक सही कैटेगरी रहेगी इनके लिए, जिसमें आपको पैसे की ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी और SWP से आप रेगुलर इनकम भी लेंगे और वो टैक्स एफिशिएंट भी होगा। तो मुझे लगता है उस कैटेगरी में जाइए जहां पे कुछ अच्छे फंड्स हैं, जैसे ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड है, कोटक बैलेंस एडवांटेज, या फिर निप्पॉन बैलेंस एडवांटेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स हैं इस कैटेगरी के जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे, फटाफट से पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी, बताइए कौन कौन से फंड्स आपने पिक किए हैं। देखिए, एक मल्टी कैप कैटेगरी कोटक मल्टी कैप जिसके बारे में हमने बात की, 2 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, और एक फ्लेक्सी कैप फंड जो निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप। ये चारों फंड्स सारे कैटेगरी अच्छी कैटेगरीज हैं, अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, और जिस तरीके का आपको एक्सपोजर डिफरेंट सेगमेंट में चाहिए पोर्टफोलियो से, वो इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपको मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।